Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss evaluation. देखिए फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था टेस्ट, दैट व्हाट इज टेस्ट, कि टेस्ट क्या है। तो एक बार हम कल का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग में पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट, कि टेस्ट के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार है। पहला हमने देखा था प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नेक्स्ट देखा था अचीवमेंट टेस्ट एंड थर्ड था डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी लैंग्वेज मटेरियल है उसको सीखने में या सिखाने में विद्यार्थी ने कितनी दक्षता हासिल की है, यानी विद्यार्थी को हमने जो भी चीज़ सिखाई है उसको उसने कितना ज्ञान किया है। तो ये आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी विद्यार्थी उसमें कितना दक्ष हो पाया है। नेक्स्ट था हमारा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो किस लिए था, तो इट इज़ टू नो हाउ मच पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कोर्स और सिलेबस हैज़ बीन मास्टर्ड, यानी जो भी विद्यार्थी के लिए हमने पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस चूज किया है उसका कितना भाग विद्यार्थी ने या लर्नर ने सीख लिया है। नेक्स्ट था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इट मीन्स ये किस लिए था, तो इट इज टू नो हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और कोर्स इज रिमेन टू लर्न, यानी जो भी हमारा लैंग्वेज मटेरियल है उसका कितना भाग अभी सीखना बाकी है, यानी कितना बचा हुआ है कि विद्यार्थी को अभी भी उसको सीखने की नीड है। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट दक्षता परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण। देखिए, टेस्ट वर्ड जो है वो किससे लिया गया है, तो लैटिन भाषा के टेस्टम शब्द से टेस्ट वर्ड लिया गया है। चलिए अब हम आज का मटेरियल डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन, दैट व्हाट इज इवैल्यूएशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना कि मैम जो पढ़ाती है या दीदी जो पढ़ाती है इसकी क्वालिटी ऐसी है, लिखकर पढ़ाती है या इस तरीके से पढ़ाती है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, जब मैंने लर्निंग शुरू की थी, जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की थी, तो मैंने जियो के फ़ोन से स्टडी स्टार्ट की थी। जियो के फ़ोन में वीडियोज़ देखती थी मैं फॉर माई स्टडी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मानती हूँ कि मेरे पास अभी पूरी फैसिलिटी नहीं है, बट क्वालिटी अच्छी है। तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं और आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आज का मैटर हम डिस्कस करते हैं हम इवैल्यूएशन, दैट व्हाट इज इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अच्छे इवैल्यूएशन की क्या क्या क्वालिटी होती है, अच्छे इवैल्यूएशन में क्या क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले तो वो कैसा होना चाहिए, एकदम एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा टफ होना चाहिए ना ही ज़्यादा सरल होना चाहिए। मूल्यांकन एकदम कैसा होना चाहिए, देखिए मूल्यांकन के लिए मीन्स मूल्यांकन जो है एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। देखिए मूल्यांकन जो है चारों स्किल्स को कवर करना चाहिए, ना कि एक ही स्किल को। जैसे हमारे पास LSRW है तो चारों को ही हम कवर करके चले कि विद्यार्थी ने किस स्किल में कितना और सीखा है और कितना नहीं। ये ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सरल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। इजीली विद्यार्थी स्कोर कर पाए, इस तरह का मूल्यांकन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखिए, मूल्यांकन करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो क्या है, तो देखिए अ गुड इवैल्यूएशन शुड हैव सम क्वालिटीज, यानी एक अच्छे मूल्यांकन में कुछ क्वालिटीज होती है। तो पहली है वैलिडिटी, यानी हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, उसमें वैधता होनी चाहिए। अब देखिए वैलिडिटी से तात्पर्य क्या है, तो वैलिडिटी का मतलब है कि जिस उद्देश्य से हमने अपना टेस्ट बनाया है या जिस उद्देश्य से भी हमने विद्यार्थी का एग्ज़ाम लिया है उससे उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, वही है वैलिड। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वैलिडिटी उस मूल्यांकन में नहीं होगी। अब देखिए वैलिडिटी कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3rd क्लास का टेस्ट बनाया इंग्लिश सब्जेक्ट का। किसका बनाया, इंग्लिश का। और उस इंग्लिश सब्जेक्ट का जब बच्चे का मैंने टेस्ट लिया तो उसमें इंग्लिश की जगह मैंने मैथ के सवाल डाल दिए। तो बताइए वो एग्ज़ाम या वो बच्चे का टेस्ट है वो वैलिड हुआ या नहीं हुआ, वो वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में कितना क्या आता है कितना नहीं आता उसको
उसको इवेल्युएट करना। जबकि मैंने टेस्ट बना दिया मैथमेटिक्स का, यानी वो उस विद्यार्थी के लिए वैलिड नहीं है, वो वैलिड इवेल्युएशन नहीं है। तो जिस उद्देश्य के लिए हम अपना टेस्ट बनाते हैं या इवेल्युएट बच्चे को करते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति इस इवेल्युएशन से हो जाए, वही है वैलिडिटी। यानी अगर आप हिंदी का टेस्ट ले रहे हो तो वो हिंदी से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें होने चाहिए, इंग्लिश का ले रहे हो तो इंग्लिश से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं उटपटांग कुछ भी हमने बच्चे से पूछ लिया या अपने इवेल्युएशन में रख लिया। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, यानी इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए, इवेल्युएशन में रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब देखिए विश्वसनीयता से मतलब क्या है, विश्वसनीयता से मतलब है कि विद्यार्थी का आप कितनी ही बार टेस्ट ले लो, जैसे मान लो आज कितनी डेट है, 30 है शायद, 31। तो फ्रेंड देखिए आज आपने विद्यार्थी का टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट लिया, 10 में से उसके आज 9 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप आज से 10 दिन बाद भी उसका वही सेम क्वेश्चन सेम टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के अंदर अगर उसके आज 9 मार्क्स आए तो उस दिन भी उसके अगर 9 ही मार्क्स आ जाते हैं, तो वो हमारा टेस्ट कैसा हो जाएगा, रिलायबल। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन रखकर सेम टेस्ट विद्यार्थी का लेते हैं, लेकिन उसके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, यानी बहुत ही कम मार्क्स आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा अनरिलायबल, यानी वो टेस्ट फिर रिलायबल नहीं होगा, यानी उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी। अब देखिए रिलायबिलिटी से मतलब है कि बार बार टेस्ट लेने पर भी सेम ही उसका क्या है, रिजल्ट आए, तो वही है रिलायबल। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब है निष्पक्षता, यानी आपको किसी तरह का भेदभाव इवैल्यूएशन के टाइम नहीं करना चाहिए। मान लो आपने किसी बच्चे का मूल्यांकन किया, एक विद्यार्थी का मूल्यांकन अगर दो टीचर कर रहे हैं तो दोनों ही, जैसे ए अध्यापक ने उस विद्यार्थी का मूल्यांकन किया तो उन्होंने अलग स्कोर दिया, जबकि उसी विद्यार्थी का बी टीचर ने इवैल्यूएशन किया तो उन्होंने अलग उसके मार्क्स दिए। तो ये हो जाती है कि पक्षपात कर रहे हो आप। जबकि अच्छी इवैल्यूएशन में क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी तरह की पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, यानी ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हो उसमें कुछ भी किए जा रहे हो, नहीं, ऐसा आप इवैल्यूएशन कीजिए कि वो विद्यार्थी के जीवन में आगे तक काम आए, यानी उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बैकवॉश, बैकवॉश यानी भी क्या होता है, निष्पक्षता या परिणाम। देखिए बैकवॉश बैकवर्ड्स मीन्स भी होता है निष्पक्षता, यानी विद्यार्थी के साथ पक्षपात रहित इवैल्यूएशन उसका किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोरेबिलिटी, यानी जो भी आप विद्यार्थी का टेस्ट ले रहे हो या उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, स्कोरेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी उसमें स्कोर कर पाए, एक अच्छे मार्क्स वो ला पाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्ट बना दिया और उसमें मार्क्स ही नहीं आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्कोरेबल, यानी उसमें उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। अब देखिए इवैल्यूएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। अब इसको हम समझते हैं, समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन क्या है एंड फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन को हम ट्रेडिशनल या ओल्ड फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज जो पुराने समय में क्या होता था कि पूरा एक वार्षिक एग्जाम होता था, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम हुआ करती थी, यानी ये बहुत ही पुराना मेथड है। और जो फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है इसको क्या कहा जाता है, न्यू या रिफॉर्म फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन, यानी नई फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन है, क्योंकि ये जो एफए है ये अभी स्टार्ट हुए हैं, जबकि पुराने टाइम में क्या किया जाता था, केवल समेटिव इवैल्यूएशन ही किया जाता था। देखिए क्या है समेटिव इवैल्यूएशन, देन एस ए का मतलब है समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक आकलन। तो ऐसे क्या है, ऐसे एम्ड एट क्लास प्रमोशन और क्लास डिटेंशन, यानी समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन या फिर जो हमारा समेटिव असेसमेंट है वो किस चीज़ पर जोर देता है, तो वो क्लास प्रमोशन यानी क्लास में प्रमोट होने पर और क्लास डिटेंशन पर ध्यान
देता है, यानी आप क्या करो कि साल में 2 एग्जाम देकर नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। इस चीज पर कौन बल देता है? समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रीटीचिंग और रेमेडी इज नॉट पॉसिबल, कि समेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन में रीटीचिंग यानी दोबारा से पढ़ाया जाना और रेमेडी यानी उपचार किया जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ड्यूरिंग लर्निंग नहीं होता है। ये पूरा हमारा कोर्स हो जाने के बाद समेटिव असेसमेंट किया जाता है, तो उसमें रीटीचिंग और रेमेडी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये क्या होता है? योगात्मक होता है, पूरे साल में 1 या 2 बार किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे टेक्स प्लेस आफ्टर कंप्लीटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद ही ऐसे किया जाता है, और इसी वजह से ऐसे में क्या नहीं होती है? रीटीचिंग और रेमेडी पॉसिबल नहीं होती है। देयर इज चांस फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी ऐसे में या समेटिव असेसमेंट में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का क्या होता है? चांस होता है, यानी बच्चा इसमें चीटिंग कर सकता है। अब देखिए फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, तो इट इज न्यू और रिफॉर्म फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। ये क्या है? न्यू फॉर्म है इवैल्यूएशन की। FA एम्स एट इम्पोर्टेंस इन लर्निंग, यानी FA किस पर जोर देता है? तो FA जोर देता है इम्पोर्टेंस इन लर्निंग, यानी विद्यार्थी की अधिगम में क्या हो? रुचि हो, या वो अधिगम के महत्व को समझें। नेक्स्ट पॉइंट है FA में, रीटीचिंग और रेमेडी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। FA में क्या है? रीटीचिंग और रेमेडी पॉसिबल है, यानी विद्यार्थी को हम दोबारा से पढ़ा सकते हैं अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो, और उसका निदान भी कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम रेमेडी दे सकते हैं, यानी उसकी समस्या का निदान या निवारण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज FA जो है ड्यूरिंग होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है।